ताऊ जी ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ठीक है। नहीं, हमारे सिद्ध बाबा है। ठीक है। यहाँ पे सिद्धली एक बाबा है, वो है सिद्धली बाबा। ये बाबा सुपर सिक्स वगैरह क्या है, वो सब मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान ये बात सुनो। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। दीपक मोहम्मद को तेरे कोट द्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है, और अगर तू भाग सकता है तो भाग ले। साले के बॉडी धरती पे गाड़ देंगे। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, हम लोगों के मन में ये सीधा सवाल आता है कि क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर करना और वहाँ पे जिम के बाहर जो कुछ हुआ, पुलिस का जो रवैया, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जब ये सब शोरगुल्ला खत्म हो जाएगा, मीडिया एक हफ्ता बाद शायद आपसे बात करना बंद कर देगा, लोग यहाँ पर कमाना शुरू हो जाएंगे, तो आपको ऊपर खतरा हो सकता है, आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? देखो भैया, दबाव तो कहीं ना कहीं है। अगर दबाव नहीं होता तो पुलिस हमको थोड़ा सा वो करती है, हमको सेव करके चलती और उनको यहाँ पर घुसने नहीं देती। पहली बात, स्टार्टिंग वाले ही दिन जब मैंने वो पोस्ट सेंड कर दी थी तो उन्होंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया, और जब वो आ गए, आने के बाद उनको भगाने, पुलिस उनके आगे पीछे घूम रही है। ठीक है, वो होटल लगा के आ रखे हैं अपनी गाड़ी में। ठीक है, और अलग अलग जगह से नंबर की गाड़ी आ रखी थी। तो पुलिस प्रशासन ने मतलब कहीं भी मतलब ऐसा लगा नहीं कि हमारे फेवर में थोड़ा सा है या यहाँ का माहौल वो सुधारना चाहती है, या बिगड़ रहा, उनको कोई मतलब ही नहीं पड़ता। तो मेरे को कहीं से कहीं तक पुलिस फेवर में नहीं लगी बिल्कुल भी। पुलिस पे ऐसे लगा कि जैसे ऊपर से दबाव है और पुलिस उनके कहने से काम कर रही है। जी, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, या किनका नाम एफआईआर में नहीं देना है। अभी आप कैमरा शुरू होने से पहले कह रहे थे कि अगर दोबारा भी कभी ऐसा होगा तो मैं फिर से जाऊंगा, और अभी जो कुछ हुआ है आपके परिवार उसमें बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? अगर मेरे सामने हो रहा होगा, अदरवाइज मेरे सामने, मेरे अगल बगल में ये चीज हो रही तो मैं जाऊंगा, चाहे वो हिंदू के खिलाफ हो, चाहे मुसलमान के खिलाफ हो। जी, तो मैं जाऊंगा, बोलूंगा। मैं, मेरी कोई सुने ना सुने वो मैटर अलग करता है, मगर मैं अपना आप को नहीं रोक सकता। मैं जाऊंगा, मैं उसके लेवल उठाऊंगा। ये वायरल वीडियोस में मुख्य किरदार निभाने वाले शख्स दीपक कुमार का ये जिम के बाहर का रोड है। मैं इस वक्त उत्तराखंड के कोट द्वार में मौजूद हूँ, और मेरे ठीक पीछे आपको अपने कैमरा में नजर आ रहा है हल्क फिटनेस स्टूडियो, जो कि जिम है जिसे दीपक कुमार, जो कि अब दीपक कुमार नहीं बल्कि दीपक मोहम्मद के नाम से पूरे देश में प्रख्यात हो चुके हैं, वो इस जिम को चलाते हैं। कहानी कुछ ये है कि 26 जनवरी को दीपक अपने इसी इलाके में, जहाँ वो पले बड़े हुए हैं, एक दुकान जिसका नाम है बाबा क्लोथिंग, उस दुकान के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बजरंग दल के कुछ लोग हाथों में मोबाइल लिए एक बुजुर्ग के ऊपर उसको धमकाने की कोशिश कर रहे थे, और बुजुर्ग से कह रहे थे कि अपनी दुकान का नाम बदल लो, इस पे बाबा मत लिखो, क्योंकि बाबा एक हिंदू शब्द है और तुम एक मुस्लिम हो, तो अपने ही नाम से व्यापार करो। दीपक को ये घटना गलत लगी। दीपक ने बीच में इंटरवीन किया, लोगों को धमकाया, बुजुर्ग को बचाया और अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। दीपक का ये करना यूं तो इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीती जागती मिसाल थी, लेकिन दीपक ने शायद ही सोचा होगा कि इसके बाद जो होगा वो उन्हें समाज का एक दूसरा आईना दिखाएगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ दिन बाद बजरंग दल ने दीपक को ऑनलाइन धमकियां देनी शुरू की। बजरंग दल ने कहा कि ये हिंदुओं के लिए गद्दार है और दीपक को सबक सिखाना जरूरी है। 31 जनवरी को ठीक इसी जगह जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बजरंग दल के 150 से 200 कार्यकर्ता पहुंचे। कुछ लोग देहरादून से आए थे, कुछ लोग ऋषिकेश से और कुछ लोग कोट द्वार के ही थे। सभी ने यहाँ पहुंचकर दीपक के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू करी। खूब सारे नारे लगाए, एग्रेसिव हुई भीड़, दीपक को गाली गलौज भी की गई। इसके अलावा दीपक की मां को भी गालियां दी गई। दीपक को चूड़ियां पहनाने की बात की गई और उसको जान से मारने तक की बात की गई। कहा गया कि दीपक को माफी मारनी चाहिए और उसको सबक सिखाना बेहद जरूरी है। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर तो जो आपके दिमाग में अब तक आया होगा वो ये कि ये जो कार्यकर्ता आए थे, जो दीपक को डरा रहे थे, धमका रहे थे, इनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। इसमें से बहुत से लोग जिनके चेहरे कैमरे पर बड़े बड़े दिख रहे हैं, जो दीपक को चूड़ियां पहनाने की बात कर रहे हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। मगर पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज करी है 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ, हिंसा को भड़काने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। इन 30 से 40 अज्ञात लोगों की आज लगभग 1 हफ्ते बाद भी पुलिस अभी पहचान कर रही है। पुलिस के मुताबिक इन अज्ञात लोगों को अभी तक पहचाना नहीं गया है। दूसरी एफआईआर पुलिस ने दर्ज करी, नामजद एफआईआर
दीपक कुमार, जो कि इस जिम के ओनर हैं, जिसको डराया गया, धमकाया गया, जिसकी मां को गालियां दी गई, और उसके दोस्त विजय रावत के खिलाफ। ये दोनों ही शख्स वो जिन्होंने 26 जनवरी को उस बुजुर्ग मुस्लिम को बचाने की कोशिश की थी। ये एफआईआर पुलिस ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए दर्ज की है। दीपक कुमार और उसके दोस्त विजय कुमार के ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंसा के उद्देश्य से लोगों को बातें कही, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, इस तरह की चीजें लोगों से कही। दीपक के खिलाफ दर्ज हुई इस एफआईआर के बाद सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि वो लोग जिनका नाम दीपक और उनके दोस्त विजय रावत ने पुलिस को बकायदा बताया है, जिनके चेहरे बड़े बड़े वीडियोस में नजर आ रहे हैं, उनको अभी तक पुलिस भला पहचान क्यों नहीं पाई है। खासतौर पर तब जब अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम वीडियोस बनाकर ये कहना शुरू किया है कि ना सिर्फ दीपक बल्कि कोई भी वो शख्स जो दीपक के समर्थन में अपनी बात कहेगा उसको भी बजरंग दल नहीं छोड़ेगा। मोहित चोपड़ा नामक एक शख्स ने दीपक कुमार के समर्थन में अपनी बात कही तो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से डाला और कहा कि बजरंग दल हिंसा नहीं चाहता है, मगर जो भी दीपक के समर्थन में आएगा उसको भी बजरंग दल ध्यान से देख रहा है। हमने आज दीपक कुमार से बात की। आइए आपको दीपक की बातचीत सुनाते हैं और उन्हीं की जुबानी बताते हैं क्या कुछ हुआ कोटद्वार में और दीपक को इंसानियत का इनाम क्या दिया इस समाज ने। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं वो अब पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटा है उत्तराखंड में कोटद्वार में, जिसको देश भर ने सोशल मीडिया पर देखा, उसके बाद परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन दीपक के साथ जो कुछ हुआ या फिर मोहम्मद दीपक उर्फ जो कि दीपक कुमार हैं, एक हिंदू हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ और वो भी उस दिन 26 जनवरी के दिन जिस दिन को याद किया जाता है संविधान जब अडॉप्ट हुआ, हमारे देश ने संविधान को लागू किया, संविधान ने जो अधिकार दिए देश में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति के इंसान को, उन संविधानों की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही थी दीपक के सामने, और जब दीपक ने उनको रोकने की कोशिश की तो उसका सिला क्या मिला है दीपक को, उसके ऊपर बात करेंगे दीपक से। दीपक, एक तो जन्मदिन है आपका, बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। आपने सोचा इस हालातों में कभी जन्मदिन मनाना पड़ेगा? जन्मदिन तो खैर क्या, मैं तो रखता जन्मदिन 1 साल बाद फिर आ जाएगा जी, नेक्स्ट ईयर फिर आ जाएगा। दीपक, आपका क्योंकि जन्मदिन भी है तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। आपको बजरंग दल ने आके धमकाया आपकी जिम के बाहर, शायद उस दिन मार भी सकते थे वो लोग आपको, इसी इरादे से आए थे जो वीडियोस में दिख रहा था, लेकिन आपके परिवार के लिए बहुत बातें कही गई, आपकी माता जी के लिए बहुत कुछ कहा गया। अब तो उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, आज जन्मदिन भी है, उनका जो योगदान है आपके जीवन में, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। किस मोमेंट पे आपको ये लगा कि ये अब अति हो गई है, ये पर्सनल डोमेन से बाहर चली गई है बात, जब आपकी माँ को गाली दी गई और आपकी अपनी माँ से क्या बात हुई उसके बाद? देखो, ये मैटर चल रहा था, ये मैटर तो 26 तारीख से चल रहा था, 26 जनवरी से चल रहा था। वहाँ तक तो चलो नॉर्मल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना मैं नहीं सोच रहा था उस चीज़ को लेकर, ना ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया है। तो जब ये मैटर जब ज़्यादा बढ़ा, ये बढ़ा 31 के दिन, 31 तारीख को जी, तो 31 तारीख को मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे अकॉर्डिंग देखो तो मेरे को उन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 150 थे, 1,500 थे, 10,000 थे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो मतलब दिक्कत वाली बात है। अगर मैंने हाँ भाई गलत काम किया है कि मेरे लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, यार एक अच्छा काम करा है, एक नेक काम करा है, इसमें कोई गलत काम थोड़ी ना करा है मैंने। तो वहाँ पर जाके मेरे को थोड़ा सा लगा यार, मैंने कहा लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है कि हमारे कोटद्वार की, हमारे उत्तराखंड की हमारे देश की बेटी है अंकिता भंडारी हैं, उसके लिए सामने नहीं आ रहे। एक छोटा सा मुद्दा है, बाबा का नाम चेंज करना है, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं इनकी मानसिकता सोचता हूँ, इनकी सोच को देखता हूँ, यार मैंने कहा क्या सोच लेके पैदा हो रखे हैं और क्या सोच लेके ये सामने आ रहे हैं कि एक शॉप का नाम बदलने के लिए तो तुम इतने क्राउड आ गए कोटद्वार शहर में, ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं, 150 लोग आए थे वो उस टाइम पर। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रखा था, मैं अकेला था उस टाइम पर जिम में, और 2 लेडीज से मेरे यहाँ वर्कआउट कर रही थी उस टाइम पर, और 3-4 लड़के भी थे। कि मेरे को उन्होंने पकड़ के रखा कि भैया नीचे मत जाना। मैं नहीं गया। मैंने चलो, जब बहुत ज़्यादा हो गई, मम्मी के लिए गाली भी पड़ रही थी, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने जब खिड़की से देखा तो मेरी माँ वहीं खड़ी हुई थी। मेरी माँ वहीं पर खड़ी हुई थी, नीचे थी आपकी। बस जब देखा ना मम्मी ने माहौल खराब हो तो मम्मी निकल के आई, तो मम्मी ने देखा कि हो जाए तो मुझसे रहा नहीं गया। तो उस टाइम पर बस यही हुआ कि मैं जाऊँ, और मैंने कहा देखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं गया, फिर मैं कूदा भी लड़ने के लिए, मैंने उनको ललकारा भी, मैंने कहा आओ और ये सो वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पुलिस ने उठाकर जो है मेरे को तो पैक कर दिया, उनको वहाँ से भगाया नहीं।
मेरी ये समझ में नहीं आया, 5-6 घंटा वहां पर वो आतंक मचाते रहे, गाली गलौज करते रहे। 5 से 6 घंटा 5 से 6 घंटा टोटल रहे वहां पर वो। और तो मेरे जिम के सामने एक पार्क है, वहां पर भी उन्होंने भाषणबाजी दी है। जो उनकी मानसिकता, जो उनकी सोच कहती है कि वैसे तो हनुमान भक्त बनते हैं, बजरंग बली भक्त बनते हैं, और उनकी सोच बताती है, उनकी मेंटेलिटी बताती है कि वो किस तरह की गाली दे रहे थे। हनुमान भक्त मैं हूँ, मेरे से पूछो हनुमान जी के बारे में, ठीक है। हमारे आइडल है, मैं जिम ओनर हूँ, जिम ट्रेनर भी हूँ, और मैं सालों से जिम कर रहा हूँ और सालों से जिम सिखा रहा हूँ लोगों को। और जितने भी आप जिम देखोगे, जिम के अंदर जो है हमारे हनुमान जी की फोटो लगी रहेगी। मेरे जिम में भी लगी हुई है, मेरी काफी वीडियोस में, काफी फोटोज में भी हनुमान जी की फोटो है जी। ठीक है। हम प्रेरणा लेते हैं हनुमान जी से, और वो हनुमान जी को बोलते हैं हमारे आइडल हैं। हनुमान जी तो नहीं सिखाते ये चीजें, जैसे जैसे वो गालियां मेरी माँ को दे रहे थे। तो उस टाइम पर नहीं रहा गया मेरे से, मैं गया नीचे, और जाने के बाद तो फिर था तो मैं अकेले ही, 150-200 लोग वो थे, कुछ पुलिस वाले थे। तो बस एक दिल ने कहा ना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना अपमान नहीं सहन कर सकता। मेरी माँ सामने खड़ी जिसने पैदा करा है, और पुलिस वालों ने उठाकर मेरे को। तो अपनी माँ का अपमान नहीं सहन कर पाए, लिहाजा सी बात है। सीधी सी बात है वो। मैं क्या देश में कोई भी अपने परिवार को लेकर बहुत सीरियस होता है, अपने उसका ही परिवार उसके लिए सब कुछ होता है। उसका सुबह दिन रात सब कुछ उसका परिवार है, और उसके अलावा वो परिवार के अलावा कुछ नहीं सोचता है। और मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, वीडियो में दीपक देखा गया कि वो लोग आपसे बोल रहे थे कि हम तुझे चूड़ियां पहना देते हैं, और जैसे चूड़ियां पहनना मानो कमजोरी की निशानी हो। बजरंग दल से ये लोग खुद को बोलते हैं, तो क्या माता अंजनी चूड़ियां नहीं पहनती थी? और दीपक की माँ कोई कमजोर औरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता हो, जिन हालातों में आपकी उन्होंने परवरिश की है, जिस तरीके से लड़के, क्या आया था आपके जहन में उस टाइम पे? वहां पर जितने लोग थे, और जितने लोगों ने वो वीडियो देखी है, और जितने लोगों को वो पता है, वो सबको पता है कि चूड़ी पहनना किसको चाहिए। एक अकेला बंदा मैं हूँ, वो 150 लोग आ रहे हैं, तो चूड़ी उनको पहननी चाहिए कि मेरे को पहननी चाहिए? पहली बात तो ये है। आप खुद सोचने वाली बात है कि 150 बंदे वो आ रहे हैं, और वो चूड़ी पहनने के लिए मेरे को बोल रहे हैं। मैं उनको एक एडवाइस देता हूँ, यार वो 150 आ रहे हैं, चूड़ी पहनने की जरूरत तुमको है, मेरे को नहीं है जरूरत। तो एक आदमी से लड़ने के लिए, सिंगल आदमी से लड़ने के लिए, सिंगल आदमी के ऊपर तुम इतना रोब जमा रहे हो, इतनी अकड़ दिखा रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है। दीपक, जो आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, पुलिस ने आपके ऊपर एफआईआर की, एक एफआईआर 30 से 40 अज्ञात लोगों के नाम पर किया गया, और एक आपके साथी हैं विजय रावत, उनके खिलाफ एक एफआईआर किया गया, मारपीट और माहौल खराब करने की उसमें धाराएं लगाई गई हैं। जी। पुलिस का उस समय क्या व्यवहार था जब आप बता रहे हैं वो 150 लोग वहाँ पे खड़े थे? पुलिस का व्यवहार तो मेरे को उस दिन कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लगा। मुझे मतलब 1% भी नहीं लगा पुलिस हमारे थोड़ा सा हमारा फेवर लेगी, या हमें थोड़ा सा मतलब हम कंफर्टेबल फील कर सके, ऐसा कुछ मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं लगा। क्योंकि आप सोचने वाली बात है कि देहरादून से बंदे आते हैं कोटद्वार में, ठीक है, आने के बाद 150 बंदे 5 से 6 घंटा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने एक दिन पहले उनको, जो उन्होंने वो पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने थाना प्रभारी इंचार्ज को मैंने वहाँ दे दिया था कि मैंने ऐसी बात है, ये देहरादून से आ सकते हैं और कोटद्वार का माहौल खराब कर सकते हैं। तो मैंने कहा उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा कि कल के दिन आप मेरे को बोले कि दीपक जी आपने मेरे को फ़ोन क्यों नहीं करा, आपको मेरे को फ़ोन करना चाहिए था कि ऐसी बात है। क्योंकि जब ये मैटर हुआ था 26 तारीख को, तो उन्होंने मेरे को बोला था ये बात कि दीपक जी आपको हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था, आप अपना लड़ बैठे उनसे। मैंने कहा पहली बात तो बेटा मैं लड़ा नहीं हूँ, दूसरी बात मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मैटर इतना खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इसी वजह से मैंने उनको उस दिन इन्फॉर्म करा एक दिन पहले, तो उन्होंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया, उन्होंने बड़ा नॉर्मल तरीके से उसको लिया। उन्होंने कहा देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। वो अपने काम धाम से लग गए और सबको भेजिए ये पोस्ट। उसके बाद वो आते हैं 1-1:30 बजे आते हैं, 5-6 घंटा बवाल मचाते हैं, गंदे तरीके से गालियां गलौज करते हैं। मेरे को ले जाकर पुलिस थाने में बिठा देती है, और मेरे सामने जिम के सामने मेरा एक पार्क है, वहाँ पार्क में जाकर 1-1.5 घंटा वहाँ बवाल मचाते हैं, भाषणबाजी देते हैं। जो उनकी मानसिकता होती है, जैसी जैसी वो सोच के हैं वैसी वैसी वो गाली देते हैं। तो पुलिस प्रशासन तो मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि हाँ उन्होंने थोड़ा सा हमारे बारे में सोचा। कोटद्वार की व्यवस्था इतनी खराब कर दी थी उन्होंने, वो चाह ही नहीं रहे थे कि यहाँ की हम व्यवस्था को ठीक कर सकें। अगर वो कोटद्वार की व्यवस्था को ठीक करना चाहते तो उनको पहले भगाते जी। हमको भगा रहे हैं, वो हमको पैक कर रहे हैं, जबकि व्यवस्था वो खराब कर रहे थे। आपने जो पोस्ट भेजा था उसको इग्नोर किया गया, आपने जो देखा है वो इग्नोर ही हुआ है, और उसके बावजूद भी हम पर केस हो गया है, उसके बाद भी हम पे मुकदमा हो गया। मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि माहौल उन्होंने खराब करा है यहाँ का, उसके बाद मुकदमा हमारे ऊपर हो रहा है। आप जब मिलने गए, पुलिस ने आपको बुलाया 28 तारीख को, तो क्या कहा फिर मुकदमा एफआईआर के बाद पुलिस ने आपसे? 28 तारीख को नहीं बुलाया मेरे को जी।
आपकी मुलाकात हुई इस पूरे इंसिडेंट के बाद पुलिस से? 31 तारीख को आपके साथ 31 तारीख को मेरे को बुलाया था पुलिस वालों ने, जी। बिठा के रखा कि हम यहाँ का माहौल खराब नहीं होने देना चाहते, आप बाहर ना निकले। मैं समझ रहा हूँ पुलिस वालों ने मेरे को वहाँ का माहौल खराब ना करने की वजह से मेरे को बिठाया वहाँ पर कि मैं जाऊंगा तो थोड़ा माहौल ज्यादा खराब हो जाएगा। मगर पुलिस वालों को ये भी तो सोचना चाहिए, दूसरे शहर से लोग बाग आ रखे हैं, मतलब उत्तराखंड के लोग आ रखे हैं दूसरे उत्तराखंड में, मतलब ये देहरादून से लोग आ रखे हैं कोटद्वार में, वो माहौल खराब कर रहे हैं, हम माहौल खराब नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को बिठा के रखा, उनको भगाओ ना। मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये पुलिस प्रशासन से कि वो जब आए हैं देहरादून से कोटद्वार, आप उनको क्यों नहीं भगा रहे हो? और कोई शख्स ऐसा था जिसको आप पहचान पा रहे थे जो कोटद्वार का लोकल हो, जिसको आपको लगा कि थे ये उसमें देखा कुछ लोकल लड़के थे जी। मैंने तो खैर मैं आपको सही बताऊं, मैंने तो एफआईआर भी नहीं देखी, एफआईआर विजय रावत जी ने देखी क्योंकि मेरी जी। तबीयत बहुत खराब है। जी। चार दिन आज चौथा दिन है मेरे को, रोज रात को 102 बुखार है। मैं अभी भी दवाई खा के मेडिसिन खा के बैठा हूँ। जी ये है। दीपक जी, दो आखिरी सवाल मेरे आपसे होंगे। छोटा पहला सवाल ये कि पुलिस ने जब आपके ऊपर एफआईआर कर दी है और एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, हम लोगों के मन में ये सीधा सवाल आता है कि क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर करना और वहां पे जिम के बाहर जो कुछ हुआ, पुलिस का जो रवैया, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जब ये सब शोरगुल्ला खत्म हो जाएगा, मीडिया एक हफ्ता बाद शायद आपसे बात करना बंद कर देगा, लोग यहाँ पर कमाना शुरू हो जाएंगे, तो आपको ऊपर खतरा हो सकता है, आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? देखो भैया, दबाव तो कहीं ना कहीं है। अगर दबाव नहीं होता तो पुलिस हमको थोड़ा सा वो करती है, हमको सेव करके चलती और उनको यहाँ पर घुसने नहीं देती। पहली बात, स्टार्टिंग वाले ही दिन जब मैंने वो पोस्ट सेंड कर दी थी तो उन्होंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया, और जब वो आ गए, आने के बाद उनको भगाने, पुलिस उनके आगे पीछे घूम रही है, ठीक है, वो होटल लगा के आ रखे हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है, और अलग अलग जगह से नंबर की गाड़ी आ रखी थी। तो पुलिस प्रशासन ने मतलब कहीं भी मतलब ऐसा लगा नहीं कि हमारे फेवर में थोड़ा सा है या यहाँ का माहौल वो सुधारना चाहती है या बिगड़ रहा, उनको कोई मतलब ही नहीं पड़ता। तो मेरे को कहीं से कहीं तक पुलिस फेवर में नहीं लगी बिल्कुल भी। पुलिस पे ऐसे लगा कि जैसे ऊपर से दबाव है और पुलिस उनके कहने से काम कर रही है। जी, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है या किनका नाम एफआईआर में नहीं देना है। दीपक जी, 26 तारीख को जब आप वहाँ मौजूद थे, जब बाबा जो कपड़ों की दुकान है वहां पर ये लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप नाम हटाइए, हालांकि उस बोर्ड के ऊपर कोने में नाम उनका लिखा भी हुआ था जो उनका नाम है, मुस्लिम नाम, आपके मन में वो कौन से विचार थे? किस वजह से आपने फैसला लिया कि नहीं, मैं जाऊंगा, इंटरवीन करूंगा, इन लोगों को रोकूंगा? देखो, गलत काम के लिए अगर आवाज उठाना गलत है तो मैं गलत होने के लिए तैयार हूँ। बोलो मेरे को गलत है, यहाँ कोई बात नहीं। मेरे को नहीं सिखाया, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी काफी टाइम पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, उन्होंने भी मेरे को कभी नहीं सिखाया। उन्होंने बोला खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, चाहे गर्दन कटा लो, मगर गलत के आगे मत झुको कभी भी, जो गलत है उसके लिए आवाज उठाओ। तो हमने वही काम करा। उस टाइम पर जो हमें गलत दिखा तो हम गलत के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। और आवाज उठाना क्या, हम उनको समझाने की कोशिश करी। उस टाइम पर मैंने समझाया है उनको, मैंने कोई ऐसा वो नहीं करा कि हाँ भाई कि तुम ये करो तुम वो करो। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी है, मगर अब नहीं समझ रहे तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपने हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, उनकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, जिस तरह से वो सोच रहे थे जी। वो पहले से माइंड में सेट करके आए थे कि एक कौम को टारगेट करना है, वो टारगेट कर रहे थे। सीधी सी बात है। अभी आप कैमरा शुरू होने से पहले कह रहे थे कि अगर दोबारा भी कभी ऐसा होगा तो मैं फिर से जाऊंगा, और अभी जो कुछ हुआ है आपके परिवार, उसमें बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? अगर मेरे सामने हो रहा होगा, अदरवाइज मेरे सामने मेरे अगल बगल में ये चीज हो रही तो मैं जाऊंगा, चाहे वो हिंदू के खिलाफ हो चाहे मुसलमान के खिलाफ हो जी। तो मैं जाऊंगा, बोलूंगा। मैं, मेरी कोई सुने ना सुने वो मैटर अलग करता है, मगर मैं अपना आप को नहीं रोक सकता। मैं जाऊंगा, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपकी माताजी ने आपको सलाह दी कि नहीं अब थोड़ा दूर रहो इन सब चीजों से, अनसेफ है? और थोड़ा सा माँ बाप तो घर फैमिली वाले तो सोचती है, देखो जी, मगर मेरी माँ को इस चीज का घमंड है कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया। सीधी सी बात है, अगर गलत काम किया होता तो मेरी माँ मेरे को रोक देती। मेरी माँ कहती थी बस शांत होकर बैठ जा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, गर्व है उनको आपके ऊपर। जी जी, शुक्रिया दीपक हमसे बात करने के लिए।